नमस्कार। बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप में आपका स्वागत है। आज की तारीख है 20 अप्रैल 2021 और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं द हिंदू अखबार में आए हुए प्रमुख आलेखों और एडिटोरियल्स पर, जिसके तहत हम प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्नों की भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उन विषयों को देख लेते हैं जिसकी आज के सत्र में हम चर्चा करने जा रहे हैं। आज के सत्र में सबसे पहले हम प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न के उन उत्तरों की आपके साथ चर्चा करेंगे जो आपको हमने कल अभ्यास के लिए दिए थे। उसके बाद फिर हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में बच्चों की सुरक्षा के प्रश्न से संबंधित एक महत्वपूर्ण एडिटोरियल की चर्चा करेंगे और उसके बाद हम अध्यादेशों को फिर से जारी किए जाने, प्रख्यापित किए जाने के प्रश्न से संबंधित एक महत्वपूर्ण एडिटोरियल देखेंगे। फिर हम हाल के समय में बदलते भारत रूस संबंध पर चर्चा करेंगे और फिर हम केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट से संबंधित एक और एडिटोरियल को देखेंगे। फिर हम आपको प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न देंगे और फिर हम मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्नों की आपके साथ चर्चा करेंगे, जिसकी उत्तर संरचना भी हम आपको प्रदान करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले कल दिए गए प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न के उत्तर आपके समक्ष हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण निम्नलिखित में से किन के पारित आदेशों के खिलाफ भी अपील की सुनवाई के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण है? दिवाला और दिवालियापन बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, मध्यस्थता अधिनियम के तहत उच्च न्यायालय। दिए गए कूट से सही विकल्प चुने। केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल तीन। तो इसका सही उत्तर है केवल एक और दो, बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही हैं? 1982 में यूनेस्को के महासम्मेलन ने 18 अप्रैल को स्मारकों और साइटों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में स्थापित किया। कई देशों में भी इसे हेरिटेज दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2021 का विषय महामारी से हमारी विरासत का संरक्षण है। भारत 38 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों का घर है। भारत की तुलना में केवल चीन और इटली की सूची में अधिक स्थान हैं। विकल्प है केवल एक और दो, केवल एक और तीन, केवल दो, तीन और चार, कि उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है बी, केवल एक और तीन। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में डिस्क फूट बैट पाया जाता है? मणिपुर, मिजोरम, मेघालय की असम। तो इसका सही उत्तर है सी, मेघालय। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किन विषयों पर राज्य द्वारा कर लगाया जा सकता है? कृषि आय पर कर, कृषि भूमि के उत्तराधिकार के संबंध में ड्यूटी, कृषि भूमि के संबंध में संपदा शुल्क, भूमि और भवनों पर कर। निम्न में से सही विकल्प चुने। केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल दो और चार, कि उपरोक्त सभी। तो इसमें उपरोक्त सभी सही विकल्प है और उत्तर हो जाएगा हमारा डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाएं ग्रामीण परिवारों को प्रत्यक्ष ऋण सहायता प्रदान करती हैं या हैं? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, भूमि विकास बैंक। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुने। केवल एक और दो, केवल दो, केवल एक और तीन, एक, दो और तीन। तो इसके संदर्भ में केवल एक और तीन सही उत्तर है और उत्तर हो जाएगा हमारा सी। अब हम चर्चा कर लेते हैं पेज नंबर 6 में दिए गए एक एडिटोरियल की, जिसका संबंध जीएस पेपर 3 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी से है। इसे आप पॉलिटी से भी जोड़कर देख सकते हैं। मुख्य रूप से यह संदर्भित है कृत्रिम बुद्धिमत्ता के इस युग में बच्चों की सुरक्षा के प्रश्न से। इसके संदर्भ में सबसे पहले तो हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसे अंग्रेजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है, वह होता क्या है? सामान्य अर्थ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जो ऐसी स्मार्ट मशीनों के निर्माण से संबंधित है जिन्हें करने के लिए आमतौर पर मानव बुद्धि की आवश्यकता होती है। यानी
हम बात कर रहे हैं ऐसी मशीनों की जो पर्यावरण से विचार को प्राप्त करेंगी और खुद ही कार्यवाही करेंगी। यानी हम ऐसी मशीनों की बात कर रहे हैं जो खुद से ही सोच पाने में सक्षम होंगी और जिस तरीके से मानव अपने मस्तिष्क से विचारों को विश्लेषण करने के बाद निर्णय करने की स्थिति में आता है, उसी प्रकार से ऐसी मशीनों का विकास किया जाना संभव हो पाना कृत्रिम बुद्धिमत्ता का भाग है, जिसमें मशीनें मानव की तरह सोचकर व्यवहार करेंगी और इस रूप में वह मानव के कार्य को आसान बना देने के संदर्भ में काफी उपयोगी साबित होंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को 4 अलग अलग दृष्टिकोणों के माध्यम से समझा जा सकता है, जिसमें ऐसी मशीनों और सिस्टम का विकास किया जाना सम्मिलित है जो इंसान की तरह सोच सकें, जो इंसान की तरह सोच समझकर कार्य कर सकें, जो मानवीय आधार पर मानवीय रूप से कार्य कर सकें और जो तर्क संगत आधार पर कार्य कर सकें। यानी हम ऐसी मशीनों के बारे में बात कर रहे हैं जो ह्यूमन की तरह थिंक कर सकें, जो ह्यूमन की तरह तर्क आधार रूप में रैशनल रूप में सोच सकें, जो ह्यूमन की तरह ही कार्य कर सकें और जो ह्यूमन की तरह ही तर्क संगत रूप से कार्य करने में सक्षम हों। वर्तमान समय में हम ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से इस तरीके की सोचने वाली थिंकिंग मशीनों की संख्या बढ़ रही है, जिसके तहत वह दिए गए आदेशों के आधार पर कार्य करती हैं और इसे भविष्य में भी संचित करके रखती हैं। वयस्कों के समान ही बच्चों के समक्ष भी विविध प्रकार की कृत्रिम बुद्धिमत्ता और आभासी वास्तविकता पर आधारित जीवन देखा गया है, जिसमें विविध प्रकार के वीडियो गेम्स, ऑनलाइन प्लेग्राउंड, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का उद्भव हुआ है। हालांकि जिस तरीके से इस प्रकार की तकनीक बढ़ी है, उसी के अनुपात में अनेक चुनौतियां भी उद्भवित हुई हैं, जिसके निवारण के लिए हमें कार्य करना होगा। इसके संदर्भ में कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जिसको हम चर्चा करना काफ़ी महत्वपूर्ण समझते हैं। इसमें दोहरी बाध्यता एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिसे अंग्रेजी में डबल इम्पेरेटिव कहा जाता है। इस दोहरी बाध्यता के तहत एक ओर तो हमारे समक्ष चुनौती है कि हम बढ़ती हुई तकनीक की पृष्ठभूमि में सभी बच्चों को ऑनलाइन ले जा सकें। हालांकि इसके साथ साथ एक दूसरी चुनौती यह भी है कि यदि सारे बच्चे ऑनलाइन जाएंगे तो क्या हम ऑनलाइन जगत में बच्चों के लिए एक सुरक्षित डिजिटल स्थान का निर्माण कर पाने में सक्षम होंगे अथवा नहीं। इसके संदर्भ में डिजिटल डिवाइड का सिद्धांत भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें यूनिसेफ और ITU जैसी संस्थाओं का ये अनुमान है कि दुनिया के लगभग 2/3 बच्चों की पहुंच इंटरनेट तक नहीं है और इसके माध्यम से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल अंतराल के साथ ही देशों के मध्य भी गरीबी और अमीरी के आधार पर अंतराल विद्यमान है। यही कारण है कि यूनिसेफ और अंतर्राष्ट्रीय टेलीकम्युनिकेशन यूनियन यानी ITU इस डिजिटल डिवाइड को दूर किए जाने के संदर्भ में काफ़ी लंबे समय से प्रयास कर रही हैं। इन चुनौतियों के साथ ही वर्तमान में यह भी देखा जा रहा है कि किस प्रकार से अनेक कंपनियां बच्चों के व्यवहारों को समझते हुए उन्हें टारगेट करती हैं और उन्हें एक प्रकार से उपभोक्ता मानते हुए उनके व्यवहार को प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है। इसके तहत चूंकि बच्चे इस प्रकार की टारगेटिंग लक्ष्यन के प्रति अधिक जागरूक नहीं होते, इसके चलते उनके ऑनलाइन शोषण की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। और जिस तेजी से तकनीक बदल रही है, जिस तेजी से तकनीक जटिल हो रही है, बच्चों के अभिभावक और गार्जियन भी इसको बेहतर ढंग से समझ नहीं पाते हैं, जिससे और भी जटिलताएं बढ़ जाती हैं। विशेष रूप से कोरोना महामारी के काल में जिस तरीके से बच्चों में ऑनलाइन रहने की प्रवृत्ति बढ़ी है, विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में भी ऑनलाइन साधनों के प्रसार से, ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने से बच्चों में यह देखा जा रहा है कि कहीं उनका ऑनलाइन स्पेस के प्रति लत ना बढ़ जाए, कहीं उन्हें लगातार ऑनलाइन रहने की
लत ना पड़ जाए जो आगे चलकर उन्हें वास्तविक भौतिक संसार से रुचि को कम करवा सकता है, जो आगे और भी बड़ी चुनौतियों को जन्म दे देगा। यही कारण है कि इस बढ़ती चुनौती के संदर्भ में हमें कुछ उपायों को किए जाने की आवश्यकता है। मुख्य रूप से इसके तहत हमें ये समझना होगा कि किस तरीके से ऑनलाइन और वास्तविक संसार के मध्य हम संतुलन को बनाने के लिए कार्य करें, और इसके लिए न केवल बच्चे अपितु सरकार, निजी क्षेत्र, सिविल सोसाइटी, अभिभावकों को मिलकर कार्य करना होगा। इसके संदर्भ में हमें ऐसे बहुपक्षीय एक्शन प्लान को तैयार करना होगा जिसके विधिक और तकनीकी आयाम हो। साथ ही साथ विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संदर्भ में तो हमें इसकी काम करने की प्रकृति को, आर्टिफिशियल में प्रयोग किए जाने वाले टूल की प्रकृति को और इसमें प्रयोग किए जाने वाले एल्गोरिदम को समझे जाने की आवश्यकता है, ताकि बच्चों पर पड़ने वाले प्रभाव को बेहतर ढंग से समझे जाने की दिशा में व्यापक जागरूकता लाई जा सके। विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित जो ऑनलाइन गेम्स होते हैं उनको विश्वसनीय आधार पर सर्टिफाइड किए जाने की आवश्यकता है। उनके संदर्भ में एक पर्याप्त रेटिंग सिस्टम का विकास किए जाने की आवश्यकता है और ऐसे बिना पहचान वाले एनोनिमस अकाउंट को बंद कर दिया जाना चाहिए जो आगे चलकर हैकिंग जैसी प्रवृत्ति के माध्यम से बच्चों को प्रभावित कर सकते हैं। इस पूरे क्षेत्र में हमें गैर विभेदकारी और निष्पक्षता पर आधारित नैतिक सिद्धांत और नीतियों का विकास करना होगा और साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित जितने भी सिस्टम्स आदि का विकास किया जा रहा है उनका जोखिम मूल्यांकन इस आधार पर किया जाना चाहिए कि वह किसी भी रूप में बच्चों को हानि नहीं पहुंचाते हैं। वयस्कों के समान ही हमें बच्चों की निजता और उनके डेटा की सुरक्षा के लिए प्रयासों को भी किए जाने की आवश्यकता है। हाल के वर्षों में इसके संदर्भ में अनेक अंतर्राष्ट्रीय प्रयास भी देखे गए हैं, जिसमें अभी फरवरी में संयुक्त राष्ट्र की बच्चों के अधिकार पर समिति के द्वारा एक सामान्य टिप्पणी 25 यानी जनरल कमेंट 25 को अपनाया गया, जिसके माध्यम से बच्चों के अधिकार और बच्चों को सुरक्षित डिजिटल पर्यावरण प्रदान किए जाने के संदर्भ में अधिकारों को दिए जाने के लिए कार्य करने पर सहमति व्यक्त की गई है। भारत सरकार ने भी इसके संदर्भ में प्रयास किए हैं, जिसके तहत सरकार द्वारा आरटीई शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया गया है और साथ ही साथ 2013 में बच्चों पर राष्ट्रीय नीति को भी लागू किया गया है। हालांकि इन सभी प्रयासों को और बेहतर ढंग से तब लागू किया जा सकेगा जब हम इसको डिजिटल स्पेस तक भी बढ़ा सकें और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अवगुणों को दूर करने के संदर्भ में प्रयास कर सकें। हालांकि हमें इस बात को समझना होगा कि किस तरीके से जो विविध प्रकार के उपाय किए जा रहे हैं वह आपस में ग्लोबलाइज्ड होती दुनिया, आपस में त्वरित रूप से जुड़ते समाज की पृष्ठभूमि में और भी ज़्यादा प्रभावी ढंग से कार्यशील बनाने के लिए कार्य करने की ज़रूरत है और मुख्य रूप से हमें इसके संदर्भ में बहुहितधारक दृष्टिकोण से कार्य करने की आवश्यकता होगी। तभी इस प्रकार के प्रयासों का बेहतर परिणाम निकाल पाना संभव होगा। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 6 में दिए गए एक अन्य एडिटोरियल की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है। मुख्य रूप से यह संदर्भित है अध्यादेशों को फिर से जारी अथवा प्रख्यापित किए जाने के प्रश्न से। हाल के समय में यह देखा गया कि केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए बनाए गए आयोग से संबंधित एक अध्यादेश को फिर से जारी किया गया यानी प्रख्यापित किया गया और इसका नाम था कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज ऑर्डिनेंस 2020। इसके माध्यम से यह देखा गया है कि किस तरीके से सरकारों के द्वारा हाल के वर्षों में अध्यादेशों के माध्यम से कानून बनाने की प्रथा उजागर हुई है, जो अनेक प्रकार के संवैधानिक प्रश्नों को खड़ा कर देता है। यदि हम भारतीय संवैधानिक व्यवस्था की बात करें तो भारतीय संविधान में संविधान के अनुच्छेद 123 और संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत केंद्र और राज्य सरकारों को मुख्य रूप से आप कह सकते हैं राष्ट्रपति और राज्यपालों के माध्यम से अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है, जिसके तहत केंद्र और राज्य सरकारें राष्ट्रपति और राज्यपाल के माध्यम से निम्नलिखित स्थितियों में अध्यादेश को
पारित करने की शक्ति रखती हैं, जैसे कि संसद अथवा विधानसभा का सत्र ना चल रहा हो और ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हो जब त्वरित आधार पर कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो। ऐसी स्थिति में अध्यादेश को जारी किया जा सकता है। हालांकि इस प्रकार के जो अध्यादेश होते हैं वह एक प्रकार की एक्सपायरी डेट को भी रखते हैं, जिसमें संसद अथवा विधानमंडल के सत्र को बुलाए जाने के 6 हफ्ते के बाद वह विलोपित हो जाते हैं। यानी तकनीकी आधार पर कहें तो 6 माह 6 सप्ताह तक किसी भी अध्यादेश को लागू रखा जा सकता है संसद अथवा विधानमंडल के सत्र को बुलाए बिना, क्योंकि संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार किसी भी संसद के अथवा विधानमंडल के 2 सत्रों के मध्य 6 माह से ज्यादा का अंतराल नहीं हो सकता और इस रूप में सरकारों के द्वारा एक अध्यादेश को अधिक से अधिक 6 महीने 6 सप्ताह तक लागू किया जा सकता है। हालांकि संविधान की इस व्यवस्था के बावजूद समय समय पर यह देखा जाता रहा है कि किस प्रकार से अध्यादेश को उसकी समय अवधि बीते जाने के बाद फिर से जारी कर दिया जाता है और इस रूप में कई सारे संवैधानिक प्रश्न खड़े हो जाते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि संविधान में अध्यादेश को फिर से प्रख्यापित अथवा जारी किए जाने के संदर्भ में बात नहीं की गई है। हाल के समय में विशेष रूप से ये देखा गया है कि इसका लाभ अधिक उठाया गया है। यदि ऐतिहासिक आधार पर हम बात करें तो अध्यादेश की प्रथा को 1950 के दशक के बाद से ही जारी किया जाता रहा था। हालांकि 1950 के दशक में केंद्र के द्वारा प्रतिवर्ष मात्र 7.1 अध्यादेश ही जारी किए गए थे। 1990 के दशक में ये संख्या बढ़ी, जिसमें 19.6 अध्यादेश प्रतिवर्ष जारी किए गए। 2010 के काल में यह फिर से कम हुआ, जिसमें प्रतिवर्ष 7.9 अध्यादेश जारी किए गए। हालांकि पिछले कुछ सालों में यह प्रवृत्ति फिर से बढ़ी है, जिसमें 2019 में 16, 2020 में 15 और 2021 के मात्र 4 महीनों में ही 4 अध्यादेश जारी किए जा चुके हैं। राज्य सरकारों द्वारा भी समान रूप से इसका उपयोग किया जाता रहा है। इसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने भी समय समय पर इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है, जिसमें 80 के दशक का मामला सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जब अर्थशास्त्र के एक प्रोफेसर DC वाधवा के द्वारा इसे सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया। उन्होंने भूमि संबंधों पर अपने अध्ययन के दौरान यह देखा कि किस प्रकार से बिहार सरकार के द्वारा 1967 से 1981 के काल में 256 अध्यादेशों को जारी किया गया है और इसमें से 69 को तो अनेक बार फिर से जारी कर दिया गया था, जिसके चलते 11 अध्यादेश तो ऐसे थे जो 10 साल से अधिक समय तक बिना विधानसभा में पारित हुए बिना ही जारी रखे गए। यही कारण है कि 1986 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 5 जजों की संवैधानिक पीठ के माध्यम से इसके संदर्भ में निर्णय लिया गया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अध्यादेशों को इस प्रकार से जारी करने की प्रथा को संवैधानिक व्यवस्था के विपरीत माना गया और इसको सरकारों के द्वारा विधायिका के कृत्यों पर अतिक्रमण के रूप में देखकर इसके माध्यम से यह भी संभावना व्यक्त की गई कि कहीं आगे चलकर सरकारें इसके माध्यम से नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता पर भी नकारात्मक प्रभाव ना डाल दे। साथ ही साथ सरकारों को यह भी कहा गया कि वह विधायिका के कार्य में हस्तक्षेप ना करें। हालांकि इसके बावजूद अध्यादेशों को लगातार फिर से जारी किए जाने के संदर्भ में, प्रख्यापित किए जाने के संदर्भ में जो प्रथा है वह रुकी नहीं है और अब केंद्र सरकार द्वारा भी इसके संदर्भ में कार्य किया जाना प्रारंभ कर दिया गया है। उदाहरण के लिए 2013-14 के काल में केंद्र सरकार के द्वारा सिक्योरिटीज लॉ संशोधन अध्यादेश को 3 बार जारी किया गया। इसी प्रकार से 2014 और 2015 में भूमि अधिग्रहण संबंधी अध्यादेश को 3 बार प्रख्यापित किया गया था। इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2017 में 7 जजों की संवैधानिक पीठ द्वारा निर्णय दिया और इस तरीके से अध्यादेशों को जारी करने की प्रथा को न केवल असंवैधानिक बताया, अपितु इसे संविधान के प्रति धोखाधड़ी के समान भी बताया। इसे लगातार लोकतांत्रिक
विधायी प्रक्रिया पर नकारात्मक प्रभाव के रूप में अभिव्यक्त किया गया है। हालांकि इसके बावजूद हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से अध्यादेशों को फिर से जारी किए जाने की प्रथा जारी है, जिसमें सरकार के द्वारा इंडियन मेडिकल काउंसिल संशोधन अध्यादेश को सितंबर 2018 में जारी किया गया, जिसे जनवरी 2019 में फिर से जारी किया गया और अभी हाल का ही वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग से संबंधित जो अध्यादेश है वह भी इसका एक बड़ा महत्वपूर्ण उदाहरण है। जिस तरीके से केंद्र सरकार द्वारा अध्यादेशों को फिर से जारी किए जाने की प्रवृत्ति बढ़ी है, राज्यों में भी इस तरीके की प्रवृत्ति देखी गई है, जिसे रोके जाने के संदर्भ में कार्य किए जाने की आवश्यकता है। यदि हमें इस तरीके की प्रवृत्ति पर रोक लगाना है तो न केवल न्यायालयों के द्वारा जो अध्यादेशों के संदर्भ में विधिक और संवैधानिक बाध्यताएं हैं उनको लागू करने के लिए सख्ती से प्रयास करने होंगे, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी इसको फिर से उठाना होगा और संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप ही कार्य करने पर बल देना होगा। साथ ही साथ यह भी समझना होगा कि केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारें संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुरूप कार्य करें, ताकि भारत में संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप जो चेक और बैलेंस के सिद्धांत को स्थापित किया गया है, शक्ति पृथकीकरण के सिद्धांत को स्थापित किया गया है, उसको पूर्ण रूप से पालन किया जा सके। उल्लेखनीय है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका शासन के 3 प्रमुख अंगों के रूप में विद्यमान हैं और ये तीनों ही शासन के अंगों को अलग अलग प्रकार के अधिकार दिए गए हैं, जिसमें कार्यपालिका कानूनों को लागू करने के संदर्भ में प्रयास करती है, विधायिका कानूनों का निर्माण किए जाने के संदर्भ में कार्य करती है और न्यायपालिका उन बनाए गए कानूनों की विधि मान्यता के निर्धारण के संदर्भ में कार्य करती है। यह जो शक्ति पृथकीकरण का सिद्धांत है, यह तब उल्लंघित होता है जब सरकारों के द्वारा विधायिका के क्षेत्र में जाकर खुद से ही अपनी मर्जी से कानून निर्माण करने की दिशा में प्रयास किए जाना प्रारंभ कर दिया जाता है और इससे अनेक प्रकार की संवैधानिक जटिलताएं खड़ी हो जाती हैं, जिसको निवारित करने के लिए हमें त्वरितता के आधार पर प्रयासों को करना होगा। और इसके लिए काफ़ी आवश्यक है कि जो चेक और बैलेंस का सिद्धांत है, शक्ति पृथकीकरण का सिद्धांत है, उसका पूर्ण रूप से पालन किया जाना संभव हो सके। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 7 में दिए गए एक अन्य एडिटोरियल की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। महत्वपूर्ण रूप से यह संदर्भित है हाल के समय में बदलते भारत रूस संबंधों से। हाल में यह देखा गया कि रूसी विदेश मंत्री सर्जेई लेवरोव भारत आए, जिनके द्वारा विदेश मंत्री के साथ मिलकर संयुक्त वार्ता आयोजित की गई। हालांकि वह किसी कारणवश प्रधानमंत्री जी से ना मिल पाए, जो इस बात को दर्शाता है कि हाल के समय में किस प्रकार से दोनों देशों के मध्य संबंधों में थोड़ी गिरावट देखी जा रही है। भारत और रूस पारंपरिक आधार पर एक घनिष्ठ मित्रवत संबंध को रखते हैं, जिसमें दोनों देशों के प्रमुख नेता प्रतिवर्ष एक दूसरे के देशों का दौरा करते हैं और इसके संदर्भ में संबंधों को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य करते हैं। हालांकि 2020 में व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा थी, वह कोरोना के चलते नहीं हो पाई और इसके बाद से ही लगातार ये देखा जा रहा है कि किस प्रकार से दोनों देशों के बीच विविध मामलों को लेकर भांति भांति की शंकाएं देखी जा रही हैं। जैसे कि रूसी नेताओं में भारत की हिंद प्रशांत महासागर को लेकर जो नीति है, उसको लेकर शंकाएं उपज रही हैं। जिस तरीके से भारत क्वाड में भागीदारी कर रहा है, उस भागीदारी को चीन विरोध के रूप में देखा जा रहा है और इसी के संदर्भ में रूस के साथ भी भारत के संबंध कटु होते देखे गए हैं। महत्वपूर्ण रूप से हमें इस बात पे भी गौर करना होगा कि किस तरीके से रूसी विदेश मंत्री भारत का दौरा करने के बाद पाकिस्तान का दौरा करते हैं, जो भारत के लिए काफ़ी चिंता का विषय है, क्योंकि इससे पहले रूसी विदेश मंत्री द्वारा इस तरीके का कार्य नहीं किया गया था। ऐतिहासिक आधार पर दोनों देशों के मध्य विविध क्षेत्रों में सहयोग देखा गया है, जिसमें ऊर्जा में भागीदारी, रक्षा सहयोग, भारत के मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन पर
रूस का सहयोग महत्वपूर्ण है। हालांकि हाल के वर्षों में जिस तरीके से दोनों के मध्य कुछ तनाव देखे गए हैं वह भी गौर करने लायक है। जैसे कि अफगानिस्तान में तालिबान की क्या भूमिका रहे, इसको लेकर दोनों देशों के मध्य कुछ मतभेद हैं। साथ ही साथ एशिया पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिका और भारत जिस प्रकार से भागीदारी कर रहे हैं उसको लेकर भी रूस में शंकाएं देखी जा रही हैं। इसी के अनुपात में हाल के समय में रूस और चीन के मध्य सहयोग बढ़ा है। विशेष रूप से यह सहयोग रक्षा और ऊर्जा के क्षेत्र में देखा गया है। इस बात की गवाही आंकड़े भी देते हैं। आंकड़ों के अनुसार 2016 से 2020 के काल में चीन के द्वारा 77% हथियारों का आयात रूस से किया गया। इसके विपरीत भारत का 2020 में चीन के साथ सीमा विवाद देखा गया, जिसका प्रभाव अब रूस और भारत संबंधों में भी किसी न किसी रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि रूस और चीन के बीच घनिष्ठता बढ़ रही है, जिसके चलते जो संबंध स्थापना को लेकर परंपरागत दृष्टिकोण मित्रवत रहा था वह भी नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहा है। अब इसी के संदर्भ में कुछ ऐसे उपाय हैं जिसको लागू किए जाने की आवश्यकता है। भारत को इसके संदर्भ में निश्चित तौर पे बहुपक्षीय आधार पर संबंधों को बेहतर बनाने के लिए कार्य करना होगा। महत्वपूर्ण रूप से हमें अलग अलग रूप में रूस और अमेरिका दोनों के साथ ही भारत की रणनीतिक स्वायत्ता को, भारत की संप्रभुता को ध्यान में रखते हुए संबंधों को बढ़ाना होगा, जिसके तहत हिंद प्रशांत क्षेत्र में हमें बहुपक्षीय आधार पर सहयोग को बढ़ावा देना होगा, ताकि हिंद प्रशांत क्षेत्र में हम एक संयुक्त, प्रगतिशील और सुरक्षित हिंद प्रशांत क्षेत्र की परिकल्पना कर सकें। साथ ही साथ भारत द्वारा किसी भी रूप में सैन्य गठबंधन का हिस्सा ना बनने के लिए बताई गई अपनी वचनबद्धता को आगे भी जाहिर करना होगा। इसके लिए यह बेहद आवश्यक है कि हम स्वतंत्र संबंधों के आधार पर अमेरिका और रूस दोनों से ही अपने संबंधों को आगे बढ़ाएं और किसी भी रूप में अमेरिका से बढ़ने वाली प्रगाढ़ता का संबंध रूस पर नकारात्मक संबंधों के रूप में देखा नहीं जाना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 7 में दिए गए एक अन्य एडिटोरियल की, जिसका संबंध जीएस पेपर 3 में पर्यावरण और पारिस्थितिकी से है। इसको आप सामान्य अध्ययन के प्रथम प्रश्न पत्र में भूगोल से भी जोड़कर देख सकते हैं। महत्वपूर्ण रूप से संदर्भित है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट से। हाल ही में केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट को लेकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार के मध्य एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ। इसके माध्यम से यह तय किया गया कि मध्य प्रदेश में केन नदी बेसिन के सरप्लस जल को उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी बेसिन के डेफिसिट बेसिन में हस्तांतरित किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि केन बेतवा प्रोजेक्ट राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना का भाग है, जिसके माध्यम से 14 हिमालयी और 16 प्रायद्वीपीय नदियों को 30 नहरों और 3000 जलाशयों के माध्यम से जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया है और इसके तहत 87 मिलियन हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने का भी महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। केंद्र सरकार द्वारा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना को महत्वपूर्ण रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है और इसके तहत इसकी 90% लागत को केंद्र के द्वारा वहन किया जाएगा। महत्वपूर्ण रूप से इसके माध्यम से जल की कमी वाले बुंदेलखंड क्षेत्र में सिंचाई संभावनाओं को बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे और इसके अनुसार केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले दौधन बांध से मध्य प्रदेश के 4 जिलों में लगभग 6 लाख हेक्टेयर भूमि और उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में लगभग 2,51,000 हेक्टेयर भूमि का सिंचित हो पाना संभव हो सकेगा। साथ ही साथ इसके माध्यम से मध्य प्रदेश में 41 लाख लोगों को जल आपूर्ति संभव हो सकेगी, जबकि उत्तर प्रदेश में 21 लाख लोगों को जल आपूर्ति संभव हो सकेगी। हालांकि यह जो इतनी बड़ी परियोजना है यह अनेक चुनौतियों और पर्यावरणीय प्रभावों के साथ है। जैसे कि इस परियोजना की कुल लागत अनुमानित की गई है 37,611 करोड़ रुपए, जो 2018 में अनुमानित की गई थी।
हालांकि समय के साथ इसकी लागत निश्चित रूप से बढ़ेगी, जो आगे चलकर और भी ज्यादा हो सकती है। इस पूरी परियोजना को लेकर लोगों में भी सर्वमतता का अभाव है। अधिकांश लोग इसको लेकर आजीविका के खोने और विस्थापन के भय से भी ग्रस्त हैं, जिसको निवारित किए जाने के संदर्भ में प्रयासों को किए जाने की आवश्यकता है। मुख्य रूप से इस परियोजना के माध्यम से 12,500 हेक्टेयर भूमि जलमग्न होगी, जिसमें 9,000 हेक्टेयर भूमि वन भूमि है। इसमें पन्ना टाइगर रिजर्व का भी महत्वपूर्ण भाग शामिल है, जहां पर संकटग्रस्त बाघ और गिद्ध जनसंख्या निवासित है। साथ ही साथ यह भी अनुमान लगाया गया है कि इस प्रोजेक्ट के माध्यम से लगभग 7.2 लाख वृक्ष नष्ट हो जाएंगे और अनेक विशेषज्ञों के अनुसार इससे बुंदेलखंड क्षेत्र की वर्षा पर भविष्य में नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यही कारण है कि इस परियोजना पर आगे बढ़े जाने के संदर्भ में इसके लागत लाभ विश्लेषण को व्यापक आधार पर किए जाने की आवश्यकता है। हमें यह देखना होगा कि यदि हम केन नदी से बेतवा नदी में एक लिंक के माध्यम से जल को ले जाने की योजना बना रहे हैं, तो क्या केन नदी एक ऐसी नदी है जिसमें साल के 12 महीने जल रहता है? इसको लेकर भी विद्वानों में विवाद है। कई विद्वानों का कहना है कि केन नदी में साल के 12 महीने जल नहीं रहता है, और यदि केन नदी में स्वयं ही 12 महीने जल नहीं रहता है तो किस प्रकार से आप इसे सरप्लस जल मान सकते हैं और इसका हस्तांतरण कर सकते हैं बेतवा जल में। साथ ही साथ इसमें यह भी ध्यान में रखे जाने की जरूरत है कि हम केन बेतवा लिंक के माध्यम से जो लगभग 103 मेगावाट विद्युत प्राप्त करेंगे, उस विद्युत का लगभग 30% तो केवल जल को पंप करके ऊपर उठाने में ही व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि केन नदी बेतवा की तुलना में 60 से 70 फीट नीचे भौगोलिक रूप से बहती है। यानी यदि आप केन नदी का जल बेतवा नदी में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आपको पहले केन नदी के जल को 60 से 70 फीट ऊपर उठाना होगा, उसके बाद ही आप जल को हस्तांतरित करने की स्थिति में होंगे। और इसके माध्यम से जो हम विद्युत ऊर्जा प्राप्त करेंगे भी, उसका अधिकांश भाग तो हम इसी जल को पंप करके ऊपर उठाने में ही व्यर्थ कर देंगे। यही कारण है कि इस परियोजना के समक्ष अनेक चुनौतियां विद्यमान हैं। सुप्रीम कोर्ट से भी इसको अंतिम रूप से अनुमति मिल पाएगी अथवा नहीं, इसको लेकर भी शंकाएं निरंतर विद्यमान हैं। साथ ही साथ इतनी बड़ी परियोजना को लागू करने से पहले हमें कुछ अन्य उपायों को भी अपनाने पर गौर करना चाहिए, जैसे कि हम बुंदेलखंड के जल विहीन क्षेत्र में जल को बढ़ावा देने के लिए वर्षा जल संचयन को बढ़ावा दे सकते हैं। हम वहां पर चेक डैम के उपायों को अपना सकते हैं। यही कारण है कि विद्वानों का कहना है कि बिना पूर्व मूल्यांकन के इस प्रकार की बड़ी परियोजना को लागू करने से भविष्य में इसके एक बड़ी गलती के रूप में सामने आने की संभावना है। यही कारण है कि इसका निवारण हम पहले से ही कर सकें, इसके लिए हमें अभी से कार्य किए जाने की आवश्यकता है। अब हम देख लेते हैं आज के प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्नों को। हम इसका उत्तर आपको नहीं बताएंगे, इसके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। हम कल के DNA के माध्यम से इसके उत्तरों पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, मैंग्रोव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही हैं? मैंग्रोव वन केवल उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय अक्षांशों में उगते हैं। मैंग्रोव वन तटीय क्षेत्र को स्थिरता प्रदान करते हैं और तूफानों, धाराओं, तरंगों और ज्वारों से होने वाले अपरदन को कम करते हैं। विकल्प हैं केवल एक, केवल दो, दोनों की कोई नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा से सुमेलित हैं या हैं? अभयारण्य और राज्य। चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य तमिलनाडु, सत्यमंगलम वन्यजीव अभयारण्य केरल, मंजीरा वन्यजीव अभयारण्य आंध्र प्रदेश। विकल्प हैं केवल दो, केवल एक और तीन, एक, दो और तीन की कोई नहीं। अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही हैं? वर्मा ने प्रतिकृति और परिदृश्य चित्रकारी दोनों पर कार्य किया और उन्हें तैल चित्रण का उपयोग करने वाला पहला भारतीय चित्रकार माना जाता है। ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने वर्मा को कैसर हिंद गोल्ड मेडल से सम्मानित किया। मंगल ग्रह पर एक गड्ढे का नामकरण उनके सम्मान में किया गया है। विकल्प
केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 कि 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, खजुराहो मंदिरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खजुराहो मंदिर हिंदू और बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। इन्हें चंदेल राजवंश द्वारा 950 से 1050 के मध्य में बनवाया गया था। मंदिर अपनी बेसर शैली की मंदिर वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 3 कि केवल 2 और 3। अब हम यूपीएससी में आए हुए एक पुराने वर्ष के प्रश्न को देख लेते हैं। भारत में यह सुनिश्चित करने के अलावा कि सार्वजनिक निधियों का उपयोग कुशलतापूर्वक और इच्छित उद्देश्य के लिए किया जाता है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय का क्या महत्व है? जब भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है तो संसद की ओर से कैग राजकोष पर नियंत्रण रखता है। मंत्रालयों द्वारा परियोजनाओं या कार्यक्रमों के निष्पादन पर कैग की रिपोर्ट पर लोक लेखा समिति द्वारा चर्चा की जाती है। कैग के प्रतिवेदनों से मिली जानकारियों के आधार पर जांचकर्ता एजेंसियां उन लोगों के विरुद्ध आरोप दाखिल कर सकती है जिन्होंने लोक निधि प्रबंधन में कानून का उल्लंघन किया है। सरकारी कंपनियों के ऑडिट और लेखांकन के साथ काम करते समय कैग के पास कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए कुछ न्यायिक शक्तियां हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही हैं? केवल 1, 3 और 4, केवल 3, केवल 2 और 3 कि 1, 2, 3 और 4। अब हम मुख्य परीक्षा से संबंधित कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, बढ़ती कृत्रिम बुद्धिमत्ता के इस युग में बच्चों के अधिकारों, निजता और कल्याण को उसी प्रकार से संरक्षित किए जाने की आवश्यकता है जिस प्रकार से भौतिक संसार में। चर्चा करें। 250 शब्द, 15 अंक। दूसरा प्रश्न है, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा अध्यादेशों को फिर से जारी किया जाना उस प्रथा को अपनाने के समान है जिसके माध्यम से कार्यपालिका द्वारा विधायिका की शक्तियों का हरण कर लिया जाता है। चर्चा करें। 250 शब्द, 15 अंक। यदि हम पहले उत्तर की संरचना के बारे में बात करें तो इसकी भूमिका में आप कृत्रिम बुद्धिमत्ता का संक्षिप्त परिचय देंगे और उसके बाद आप हाल के समय में बढ़ती कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रसार की पृष्ठभूमि में बच्चों के समक्ष विद्यमान चुनौतियों की चर्चा करेंगे और फिर आप बच्चों के अधिकारों के संरक्षण में किए जाने वाले उपायों को बताएंगे। विशेष रूप से इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित संरक्षण उपायों पर आप बल देंगे और फिर आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रदान करेंगे। दूसरे उत्तर की संरचना में आप भूमिका में कथन को संक्षेप में स्पष्ट करेंगे और इसके मुख्य भाग में आप संवैधानिक व्यवस्था में अध्यादेश को जारी करने से संबंधित स्थितियों का उल्लेख करेंगे और फिर आप केंद्र और राज्यों के द्वारा अध्यादेश को फिर से जारी किए जाने के संदर्भ में कुछ हालिया उदाहरणों की चर्चा करते हुए इसके संदर्भ में जो इसके नकारात्मक परिणाम हैं जिसमें शक्ति पृथकीकरण के सिद्धांत का उल्लंघन और चेक और बैलेंस के सिद्धांत का उल्लंघन, इसको निवारित किए जाने के संदर्भ में कुछ निवारक उपायों का भी उल्लेख करेंगे और इसमें आप एक उचित सकारात्मक निष्कर्ष प्रदान करेंगे। इसमें आप चाहें तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा डीसी वाधवा आदि मामलों के संदर्भ में की गई व्याख्या को भी शामिल कर सकते हैं। बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप के आज के इस अंक के माध्यम से हमने ज़्यादा से ज़्यादा संकल्पनाओं और तथ्यों की आपके साथ चर्चा की। यदि आपको हमारे द्वारा की गई पहले पसंद आ रही हैं तो अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।